एक टाइम था जब पेटीएम डिजिटल पेमेंट्स का चेहरा बन चुका था। लोग ऑनलाइन पेमेंट का मतलब ही पेटीएम समझते थे। और फिर 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी के बाद फर्स्ट मूवर एडवांटेज ने पेटीएम को इस इंडस्ट्री का किंग बना दिया। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने पेटीएम के डाउनफॉल की नींव रख दी, और क्यों आज ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स की आंखों में खटक रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको पेटीएम के राइज एंड फॉल की पूरी स्टोरी बताएंगे। पेटीएम करो। रिसेंटली पेटीएम न्यूज में है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि पेटीएम पे आरोप है कि ये चाइना के साथ मिलकर अनएथिकल मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, और इसी वजह से इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जहां सबसे पहले तो पेटीएम में कोई भी नया कस्टमर ऐड नहीं हो सकता, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को यूज कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट, फरवरी 29 12 बजे के बाद की, क्योंकि उस वक्त तक जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई होंगी? सबसे पहले तो अगर आपका अकाउंट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में है तो आप नया मनी रिसीव नहीं कर सकते, ना ही ऑनलाइन कार्ड से और ना ही किसी और मीडियम से। इवन आपके वॉलेट में भी पैसा नहीं आ सकता। आप टोल पेमेंट नहीं कर सकते, तो भाई कर क्या सकते हैं उस पैसे का? लेकिन इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस पेटीएम पे लगाए क्यों गए हैं? एक्चुअली में आरबीआई को लगता है कि पेटीएम मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है चाइना के साथ मिलकर। जब से पेटीएम बना है उसने केवाईसी रूल्स के वायलेशन करना शुरू कर दिया। आरबीआई की प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 1 बिलियन ये उससे कम कर रहे हैं। एंड ऑफ डे अकाउंट बैलेंस 1 लाख उससे भी कम कर रहे हैं। जहां आरबीआई ने क्लियरली न्यू यूजर्स ऐड करना रोक दिया और क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी थी। टाइम निकलता गया और 11 मार्च 2022 में एक नए ऑडिट के साथ आरबीआई ने एक बात पकड़ी कि ये जो कस्टमर्स का डेटा है ये एक्चुअली में जा किसको रहा है, इन सब में जो पैसा आ रहा है वो कहां से आ रहा है, और इसकी कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई थी। मल्टीपल ऑडिट्स में मल्टीपल फ्रॉड्स और वायलेशन मिले, जिसके बाद आरबीआई ने इन पे 5.3 करोड़ की पेनल्टी भी लगाई थी। बेसिकली एक रिपोर्ट में तो सेम पैन कार्ड से हंड्रेड्स ऑफ अकाउंट्स क्रिएटेड थे, जिसमें पैसा आ और जा तो रहा था, लेकिन कहां और किसको ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं थी। जब आईपी ढूंढी तो वो आईपी चाइना से रिलेट होती हुई मिली। सारी चीजें डेटा ब्रीच, मनी लॉन्ड्रिंग और कस्टमर प्राइवेसी वायलेशन के चक्कर में आरबीआई ने पेटीएम की दुनिया ही हिला दी और बिजनेस को पूरी तरह से होल्ड पे कर दिया टिल फर्दर नोटिस। अब इस नोटिस और क्लैरिफिकेशन तक पेटीएम बचेगा या नहीं, ये जानने की बात है। लेकिन इन सबसे पहले थोड़ी बैक स्टोरी में चलते हैं। 22 फरवरी 2022 को साउथ दिल्ली के डीएसपी विनीत मिराज जयकर की कार को एक तेजी से आती लैंड रोवर ने टक्कर मार दी। दिल्ली पुलिस ने उस इंसान को अरेस्ट किया, लेकिन बाद में उस इंसान को बेल पर छोड़ दिया गया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा ही थे। यूपी के अलीगढ़ में बॉर्न हुए विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। उनका सपना एक ऐसी कंपनी बनाने का था जिसे पूरी दुनिया में पहचान मिले। साल 2000 में विजय ने 197 कम्युनिकेशन नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, और इसी कंपनी के अंडर पेटीएम भी आता है। पेटीएम को ईयर 2010 में लॉन्च किया गया था, जिसमें विजय शेखर शर्मा ने $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी। अब शुरुआत में ये एक प्रीपेड मोबाइल और डीटीएच रिचार्ज प्लेटफॉर्म हुआ करता था, जिसके बाद डेटा कार्ड, पोस्टपेड मोबाइल और लैंडलाइन बिल्स के लिए भी एक्सपैंड कर दिया गया। इसके बाद 2014 में पेटीएम वॉलेट के लॉन्च होने के बाद से भारत में डिजिटल पेमेंट का एक इजी और कन्वीनियंट मेथड आ गया था। इस वजह से पेटीएम का यूजर बेस काफी तेजी से बढ़ने लगा। यहाँ तक कि पेटीएम की पॉपुलैरिटी को देखते हुए चाइना के अलीबाबा ग्रुप, वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे और रतन टाटा जी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया। हालांकि 8 नवंबर 2016 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की तो पेटीएम भारत का डिजिटल सेक्टर का इकलौता एस्टैब्लिश्ड प्लेयर था। अब यहाँ पेटीएम के ऑफिशियल्स ने सिचुएशन का फायदा उठाने का सोचा और अगले ही दिन देश के सारे न्यूज़पेपर्स की फ्रंट पेज पे प्राइम मिनिस्टर की फोटो के साथ अपनी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दी, जिसमें पेटीएम को डिजिटल पेमेंट के सेक्टर में आगे ले जाने के लिए पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट किया गया। लेकिन ये स्ट्रैटेजी पेटीएम पर ही बैकफायर हो गई। ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया कि नोटबंदी की मदद से बीजेपी ने पेटीएम को अनएथिकल फायदा पहुंचाया है, और पेटीएम को इस सब सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता था। पेटीएम ने मौके का फायदा उठाने पे कंसंट्रेट किया, और यही वजह थी कि महज 1 महीने के अंदर ही पेटीएम का यूजर बेस 14 करोड़ से बढ़कर 27 करोड़ पहुंच गया। ईयर 2015 में पेटीएम ने अपने पेमेंट बैंक की शुरुआत की,
जो कि उनका एक लौता प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। 2017 में इस बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी अप्रूवल मिल गया और पेटीएम का यूजर बेस और भी ज्यादा स्ट्रांग होता चला गया। हालांकि 2018 में कुछ केवाईसी की दिक्कतों की वजह से इनकी अकाउंट ओपनिंग पर रोक लगा दिया गया, पर अगले ही साल वापस अप्रूवल मिल गया। हालांकि आगे चलकर 2022 में पेटीएम पेमेंट बैंक में आरबीआई को कुछ गड़बड़ देखने को मिली, पर तमाम बैन के बावजूद पेटीएम पेमेंट बैंक काफी सक्सेसफुल रहा और इसने पेटीएम की ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। लेकिन इसी बीच पेटीएम कुछ एक ऐसी गलती कर गया जिसने उसके अच्छे खासे बिजनेस को हिला के रख दिया। एक्चुअली एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च कर दिया था, जिसकी मदद से बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना आसान हो गया था। पेटीएम जिस वॉलेट मोड पे चलता था उसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। हालांकि पेटीएम ने इतनी जल्दी यूपीआई को एक्सेप्ट नहीं किया और उसके ज्यादातर यूजर्स फोन पे और गूगल पे पे चले गए। यहाँ से पेटीएम का यूजर बेस कम होने लगा और उनका मार्केट शेयर भी घटता चला गया। अब ईयर था 2021 जब 8 नवंबर को पेटीएम अपना आईपीओ लेकर आती है। इसकी मदद से वो $20 बिलियन की वैल्यूएशन पर $2.3 बिलियन की प्राइस करते हैं, यानी कि 18,300 करोड़ रुपए उनको मार्केट से उठाने थे। ये कोल इंडिया के बाद भारत का सबसे बड़ा आईपीओ था और पेटीएम के एक शेयर की कीमत 2150 रखी गई थी। पेटीएम का आईपीओ मार्केट में बहुत हाइप लेकर आया और लोग इसमें इन्वेस्ट भी करने के लिए बहुत एक्साइटेड दिखाई दिए। यहाँ तक कि ग्रे मार्केट में पेटीएम का शेयर 20% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था। वैसे ग्रे मार्केट एक ऐसा अनऑफिशियल मार्केट है जहां ऑफिशियल ट्रेडिंग से पहले शेयर की बाइंग और सेलिंग होती है। ग्रे मार्केट पर लोग 20% ज्यादा प्राइसेस पर भी खरीदने को तैयार थे, पर 18 नवंबर 2021 को जब पेटीएम स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुआ तो दिन के एंड तक इसके शेयर की प्राइस सिर्फ 1560 रह गई और फिलहाल आज के टाइम पर पेटीएम का शेयर 350 के करीब है, जो कि इश्यू प्राइस से 80% नीचे है। आगे वीडियो में हम उन रीजंस के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से पेटीएम जैसे बड़े फिनटेक कंपनी के भी आईपीओ फेल हो गए। लेकिन वो कौन से रीजंस थे जिनकी वजह से पेटीएम का आईपीओ इतनी बुरी तरह से फेल हो गया। पेटीएम ने $20 बिलियन की वैल्यूएशन रखी थी, जो कि उस समय करीब 1,40,000 करोड़ के बराबर थी, जबकि पेटीएम का रेवेन्यू महज 3300 करोड़ ही था। कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट कराने के लिए हर साल 400% का रिटर्न देना होगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। अब दोस्तों ग्लोबल स्टैंडर्ड पर देखें तो $20 बिलियन के लगभग की वैल्यूएशन वो कंपनी मानती है जिनका रेवेन्यू पेटीएम से कम 9 गुना ज्यादा होता है। लेकिन पेटीएम कम रेवेन्यू के बावजूद हाई वैल्यूएशन के लिए गई, जो कि पहले ही दिन अपने इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ा धोखा था। हालांकि पेटीएम का वैल्यूएशन ही इसके आईपीओ के फेलियर का एकमात्र कारण नहीं था। बेसिकली प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के लिए फंडिंग का गेम बहुत अलग अलग चलता है। प्राइवेट कंपनी फंडिंग काफी आसानी से हासिल कर लेती है और अपने वैल्यूएशन को काफी बड़ा बना लेती है, और पब्लिक बनने के लिए उन्हें अपनी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करना होता है। उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, यानी उनके पास एक अच्छी टीम और एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल होना चाहिए। लेकिन इसकी कमी पेटीएम के साथ साफ साफ नजर आती थी। इस कंपनी का ना तो कोई ठोस बिजनेस मॉडल है, ना प्रॉफिट है और ना ही प्रॉफिटेबल होने के कोई सॉलिड प्लान है। आज के समय में पेटीएम हर एक फाइनेंशियल फील्ड में घुसना चाहती है और इनके पास किसी भी चीज में प्रॉपर एक्सपर्टीज नहीं है। पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म को ऑल इन वन ऐप बना दिया है, जहां पर आप मोबाइल रिचार्ज से लेकर बिल पेमेंट, यूपीआई ट्रांसफर, पॉलिसी खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना, गेम खेलना, मूवी, बस, इवेंट की टिकट्स बुक करने जैसी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो पेटीएम नहीं कर सकता। और दोस्तों यही वजह है कि पेटीएम का इंटरफेस इतना कंफ्यूजिंग हो चुका है कि इसके प्लेटफॉर्म पर आना लोग पसंद ही नहीं करते। पेटीएम कई सारे बिजनेसेस में घुस चुका है, लेकिन इसके सिर्फ 2 बिजनेस ही सक्सेसफुल हैं, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और पेटीएम फास्टैग। अपने पेमेंट बैंक में पेटीएम ने लगातार आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को ताक पे रखा है, जिसके कारण उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। पर प्रेजेंट सिचुएशंस की बात करें तो पेटीएम पेमेंट बैंक इस कंपनी को लगातार प्रॉफिट करने दे रहा है। इसके अलावा पेटीएम फास्टैग है जो पेमेंट बैंक के अंदर ही आता है। पेटीएम का फास्टैग भारत के फास्टैग मार्केट में 28.2% शेयर रखता है। हालांकि इन दोनों के बाद पेटीएम के पास कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो उसके लिए प्रॉफिट लेके आ रहा हो। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर पेटीएम बनना क्या चाहता है। अब इस सवाल पे पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा कहते हैं कि उनका लक्ष्य एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें वो एक बिजनेस से तो कस्टमर एक्वायर करें और उसको अपने दूसरे बिजनेसेस तक लेकर जाएं,
जिससे उनसे पैसा कमाया जा सके। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर अगर पेटीएम को यूज करता है तो उसको पेमेंट बैंक, फास्टैग, पेटीएम गेम्स जैसी सर्विसेज भी लेनी पड़ेंगी। लेकिन VSS का मास्टर प्लान इन्वेस्टर्स के समझ से तो बाहर है और वो इनको सीरियसली लेना भी नहीं चाहते। अब बिजनेस के मामले में तो पेटीएम फेल हो ही चुका है, अब तो इसकी किस्मत भी इसका मुंह तोड़ती नजर आ रही है। एक्चुअली पेटीएम के पास दूसरे फिनटेक के कंपैरिजन में सिर्फ एक ही एडवांटेज था, वो था उनका वास्ट यूजर डेटाबेस, जिससे वो मार्केट में लीड करते थे। पर 2021 में RBI के एक अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क इनिशिएटिव ने पेटीएम से ये भी छीन लिया। इस इनिशिएटिव के साथ भारत के सारे फिनटेक्स एक दूसरे का यूजर डेटा को यूज कर सकते हैं। अगर पेटीएम को पता है कि उसका यूजर इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो फिर उनका ये डेटा फोन पे, गूगल पे और दूसरी फिनटेक्स के पास भी होगा और इसी की वजह से उनका रेवेन्यू जनरेट करने का एक और तरीका छिन चुका है। लेकिन फिर भी आप नोटिस करेंगे तो पेटीएम लगातार एक्सपैंड कर रहा है, नए नए बिजनेसेस में हाथ डाल रहा है। हालांकि फिलहाल तो पेटीएम अपने बिजनेस मॉडल को सक्सेस तक पहुंचाने में अनसक्सेसफुल रहा है। लेकिन आखिर में सवाल उठता है कि पेटीएम को आखिर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो अपने लॉसेस को कम कर सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो पेटीएम को एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना होगा जिसमें उनका टारगेट और गोल क्लियर हो। इससे वो इन्वेस्टर्स के बीच भरोसा रख पाएंगे तो उनके शेयर और नीचे नहीं जाएंगे। पेटीएम को ये समझना होगा कि इंडियन इंटरनेट यूजर्स को सारी सर्विसेज एक जगह पे नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहते हैं कि उनको सारी सर्विसेज फास्ट और एफिशिएंट तरीके से मिले। अगर उनको मोबाइल रिचार्ज करना है तो वो बिना रुकावट के हो जाए। कहने का मतलब ये है कि 50 सर्विसेज को शुरू करने पे फोकस ना करते हुए सिर्फ उन सर्विसेज को प्रोवाइड करें जिसमें उनकी एक्सपर्टीज हो। इससे पेटीएम का यूजर इंटरफेस भी काफी इंप्रूव होगा और अल्टीमेटली लोग उनके प्लेटफॉर्म पे आना पसंद करेंगे और शायद इन्वेस्टर्स को हुए लॉसेस भी रिकवर हो जाएं। आपको ये पेटीएम की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दो यार।